रहे हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में हमारा जो बिंदु चल रहा है प्यारे बच्चों वो चल रहा है आरटी 2009। और आरटी 2009 की हमने 24 धाराओं के बारे में पूर्व की क्लास में अध्ययन कर लिया है, और आज हम 25वीं धारा पढ़ेंगे जिसको आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा भाई। 25वीं धारा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है शिक्षक छात्र अनुपात बताया गया है। क्या बताया गया है, शिक्षक छात्र अनुपात बताया गया है कि कितने शिक्षक होंगे कितने छात्रों पर, ये बात यहाँ पर बताई गई है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। और वैसे ट्रिक की बात करें तो y, और y से याद रखना था ये है मेरा अनुपात, ये है मेरा अनुपात। हाँ जी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न तो यहीं से पूछ लेंगे कि अपने पास दो लेवल हैं, एक तो है प्राथमिक, ठीक है, और एक अपने पास है उच्च प्राथमिक। दोनों चीजें हम साथ में पढ़ेंगे ताकि याद रहे। उच्च प्राथमिक तो देख लेते हैं। प्राथमिक की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक होता है, और उच्च प्राथमिक की बात करें तो कक्षा 6 से 8 होता है। हाँ जी, खूब सारा आशीर्वाद भाई सभी को, आप खूब उन्नति करो, दूधो नहाओ पूतो फलो। ठीक है जी, ये लो। और क्या आशीर्वाद चाहिए आपको भाई, बता दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि गुरुजी यहाँ पे क्या छात्र अनुपात दिया गया है। अगर बात करें तो इसमें सामान्य अनुपात की बात कर रहा हूं मैं। सामान्य जो अनुपात है ना वो एक शिक्षक है और 40 बच्चे होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। 1:40 से अधिक नहीं हो सकता, परंतु एनसीएफ 2005 की बात करूं तो वहां पर बताया गया है एक शिक्षक पर 30 बच्चे, यानी 30 शिक्षकों पर कितने अध्यापक है, एक। और ये आपके रीट में पूछा गया प्रश्न। अधिकतम आपको पूछे तो ध्यान रखना, अधिकतम एक शिक्षक 40 बच्चों पर रहेगा, अधिकतम। और सीधा पूछे कि कितना दिया गया है तो 1:30 दिया गया है। किस प्रकार दिया गया है, तो सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय में 60 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। तो 60 बच्चों पर कितने अध्यापक होंगे, तो ध्यान रखिएगा 2 शिक्षक होंगे। कितने, 2 शिक्षक। तो देखो भाई क्या अनुपात आ गया, 30 का आया कि नहीं आया, ये आ गया गुरुजी। ठीक है जी। अगर मान लीजिए आपके पास 61 बच्चे हैं और 90 के बीच बीच में है, तो कितने, ध्यान रखिएगा 3 शिक्षक यहां पर अनिवार्य है, 3 शिक्षक यहां पर अनिवार्य है। ओके, फिर अगर बात करें 91 से 120, तो यहां कितने, तो 120 में 30 का भाग देंगे तो 4 शिक्षक यहां पर सामने आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसकी बात करें आगे, गुरुजी आगे क्या रहेगा, तो भाई आगे 121 से 200। अगर इतने छात्र हैं तो इन पे कितने अध्यापक होंगे, तो ध्यान रखिएगा 5 अध्यापक होंगे। कितने, 5 शिक्षक होंगे। और 150 से अधिक होने पर, 150 बच्चों के अधिक होने पर, 150 बच्चों पर एक प्रधानाध्यापक का पद क्या हो जाएगा, देय हो जाएगा, प्रधानाध्यापक का। ध्यान रखिएगा वो 5 के अतिरिक्त है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 5 + 1 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा ऐसा। अब गुरुजी और क्या, अगर 200 बच्चे हो गए तो अब शिक्षक अनुपात जो है वो 1:40 का रहेगा। कितना, 1:40 का रहेगा। कन्फर्म याद रखना है ये। अगर वो 150 से कम है तो उससे पहले 1:30 चल रहा था, और जैसे 150 हुए तो एक प्रिंसिपल का पद देय हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई यहाँ पे। ओके, यहाँ 200 बच्चों से अधिक होने पर प्रत्येक 40 बच्चों पर एक अध्यापक रखा जाएगा। ये बात आपके आरटी में कही गई है। अब ध्यान रखिएगा, आपको यहां पूछ सकता है शैक्षिक दिवस कितने दिन स्कूल लगाया जाएगा प्राथमिक विद्यालय। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहां शैक्षिक दिवस की बात कर रहा है तो यहां 200 दिन स्कूल लगेगा। और कितने घंटे, तो ध्यान रखिएगा 800 घंटे आपको पढ़ाना है, 800 घंटे। तो ये बात आपको नोट करनी है। अब अगर बात करें 6 से 8 की, 6 से 8 की बात करूं यानी उच्च प्राथमिक की बात करें, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या अनुपात रहेगा, यहां पर क्या अनुपात, सेम ही है पैसे, परंतु यहां चेंज कर देगा वो। जैसे 35 से 70, 35 से अधिक होंगे, 70 से कम होने पर है कितने शिक्षक, 2 शिक्षक होने अनिवार्य है।
2 शिक्षक क्या है, अनिवार्य है। ठीक है गुरुजी, आगे तो भाई आगे सेम चलाओ ना फिर। अब 70 तो है ही, सॉरी 70 तो वहां ही गया। 71 से 100 होने पर आपको 3 शिक्षक मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 शिक्षक मिलेंगे। अब गुरुजी आगे आगे देखो, 100 तो यहाँ हो गए, यहाँ आ जाएंगे 101। 101 अधिक, सर पीडीएफ कोई बात नहीं, 101 से अधिक होने पर ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रधानाध्यापक पद आ जाएगा, एचएम की पोस्ट यहां पर मिल जाएगी। तो ध्यान रखिए, यहां 150 पर मिल रही है एचएम की पोस्ट और यहां 100 से अधिक होने पर मिल रही है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। उच्च प्राथमिक में कितने दिन स्कूल लगेगा भाई, 220 दिन लगेगा। यहां कितने लग रहा है, 200 दिन, यहां 20 दिन फालतू लगेगा इनका। यहां कितने घंटे हैं, 800 घंटे शिक्षण कार्य हैं, तो यहां पर 1000 घंटे शिक्षण कार्य हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ भाषा का अध्यापक होना जरूरी है ना, मैथ का, साइंस का, सामाजिक का अध्यापक होना जरूरी है। अगर इनकी अनिवार्यता यानी छात्र अनुपात के तहत अगर अध्यापक नहीं है तो ध्यान रखिएगा 2012 के संशोधन के तहत 3 वर्ष के भीतर ये सभी पद भरे जाने अनिवार्य हैं। ये 2012 में संशोधन कर दिया गया था। तो ये आपकी धारा 25 है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछता है और प्रश्न वही सेम का सेम, एक अध्यापक के एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा, ये प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। एक अध्यापक सप्ताह में कितने दिन पढ़ाएगा, तो ध्यान रखिएगा सप्ताह का मतलब 7 दिनों में कितने घंटे पढ़ाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें तैयारी के घंटे भी क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। तैयारी में घंटे शामिल हैं तो कितने हैं, 45 घंटे हैं। कितने, 45 घंटे पढ़ाएगा। घंटों का मतलब 60 मिनट। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, परंतु अगर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दे, वो पूछ ले कि एक अध्यापक सप्ताह में कितने कालांश लेगा, सप्ताह में कितने कालांश, कालांश होता है 45 मिनट का। कितना, 45 का। 6 दिन स्कूल लगता है और स्कूल के अंदर कितने पीरियड होते हैं, 8, तो 8 सिक्के 48 कालांश लेगा। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, कहीं आप एक ही मत कर देना इनको। कालांश की बात करें तो 48 और घंटों की बात करें तो 45। ठीक है, ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है भाई। ठीक है, उसके बाद में हमने धारा 26 और 26 का मतलब था जेड, और जेड को हमने इस तरह लिखा था जोन, और जोन में देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 को हमने क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था। 1 इस तरह लिखा जाता है, इसको उल्टा किया तो ये, इसके आगे 10% लगा दो। यानी विद्यालय में टोटल सीटें जो होंगी उनका 10% से अधिक खाली नहीं रखा जाएगा, उसे सीमा, समय सीमा के अंदर अंदर भरा जाएगा। जितने भी पद हैं उनका 10%। मान लीजिए 10 अध्यापक हैं तो इनका 10% 1 हो गया, 1 पोस्ट खाली रह सकती है। ठीक है, तो 10% से अधिक सीटें खाली नहीं रहेगी। ठीक है जी, आगे बताओ गुरुजी थे, ए तुम्हारे याद है। ठीक है भाई, थारे याद है तो लो भाई, बहुत बढ़िया बात है भाई, मैंने तो ध्यान ही को नहीं थे, इतना तेज हो आज। धारा 25 शासक शिक्षक अनुपात देखो, 2012 के संशोधन में यह अनुपात समुचित सरकार 3 वर्ष के भीतर पूरा करेगी। और प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात देख लो, कक्षा 1 से 5 तक छात्र और शिक्षक 60 पे 2 हैं, 61 से 90 पर 3 है, 91 से 120 पर 4 है और 120 से 200 पर 5 है। 150 से अधिक छात्र होने पर एक प्रधानाध्यापक पद दिया होगा, एक प्रधानाध्यापक और 5 अन्य अध्यापक, यानी टोटल कितने हो गए, 6। आपको अध्यापक पूछेगा तो आपको अध्यापक 5 ही लिखने, प्रिंसिपल अध्यापक में नहीं गिना जाएगा। 200 से अधिक छात्र होने पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 से अधिक नहीं होगा, यानी 40 बच्चों पर एक अध्यापक रहेगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। ये बात आपको यहां समझाई गई है। फिर देखो प्राथमिक स्तर पर पूर्व वर्ष में शैक्षिक 200 दिन स्कूल लगेगा और शैक्षिक घंटे 800 निर्धारित किए गए हैं, 800 घंटे स्कूल लगेगा। ठीक है, उच्च प्राथमिक शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 रहेगा, कक्षा 6 से 8 का। ठीक है, विद्यार्थी और शिक्षक देख लेते हैं, 35 तक देख लो, 35 तक 2 ही है, 36 से 70 2 है, 71 से 100 होने पे 3 है, 100 से अधिक होने पर एचएम पद दे है और शारीरिक शिक्षक भी दे है। शैक्षिक दिवस 220 दिन है, यानी 20 दिन फालतू है, और शैक्षिक कार्य घंटे यानी 200 घंटे फालतू, यानी 1000 घंटे हैं।
शिक्षक के प्रति सप्ताह तैयारी में घंटे 45 हैं, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अगर वो यहाँ घुमाना चाहे तो कालांश पूछ सकता है, तो एक दिन में 8 कालांश होते हैं, 45 मिनट का एक कालांश होता है, 6 दिन स्कूल लगता है, 6 × 48। इन विद्यालयों में गणित व विज्ञान का एक टीचर होगा, भाषा का एक टीचर होगा और सामाजिक अध्ययन का एक टीचर होना क्या है, अनिवार्य है। ये देखो अनिवार्यता रहेगी। धारा 26 में मैंने आपको बताया सरकारी विद्यालय में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। अब देखो भाई 27 को मैं समझा देता हूं आपको। कुछ नहीं करना बेटा, सारी चीजें ट्रिक से याद रख सकते हो अगर रखने की हिम्मत रखते हो तो। कैसे गुरुजी आप थे ही बता दो, हमारे ट्रिक किया याद रेस का है। आज जब मैंने ट्रिक बनाई है तो मुझे तो याद है। देखो ये देखो कितने हैं, 27 है। ये कितने नंबर पे आता है, 2 पे आता है बी, और ये कितने पे आता है जी। यानी अध्यापक को क्या रखना है, बीजी रखना है। अध्यापक को क्या रखना है, बीजी रखो। किन कामों में, 3 ही कामों में बीजी रख सकते हो। एक तो जनगणना में इसकी ड्यूटी लग सकती है, ठीक है। एक चुनाव, कोई भी चुनाव होंगे उसमें ड्यूटी लगेगी, और एक कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए जैसे कोरोना आई थी, या कोई भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस समय उनकी ड्यूटी लग सकती है। 3 ही जगह आपको ड्यूटी दी जाएगी, इसके अलावा कहीं ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। देखो किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपात राहत कार्य और स्थानीय प्राधिकारी राज्य संसद के चुनाव के अतिरिक्त किसी गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी नहीं दी जाएगी। हो गया ना याद? तो सिर्फ इतना याद रखना है, बीजी, यानी अध्यापक को क्या रखना है, बीजी रखना है। फिर धारा 28 देखो बेटा, धारा 28 ये देखो बी और एच 2 आ गए, बी एच 2 नंबर पे बी और 8 नंबर पे एच है, तो बी एच ट्रिक बना ली हमने। बी एच का अर्थ है भाई साहब हटना है क्या, भाई साहब, बी से भाई साहब और एच से हटना है क्या। यानी अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, सरकारी टीचर हो और आप प्राइवेट को ट्यूशन दे रहे हो, तो आपको पद से मुक्त किया जा सकता है, आपको सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ये बात 28 में की गई। देखो शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिषेध किया गया है। आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते, आप कोई आर्थिक लाभ का पद नहीं ले सकते, इसीलिए ध्यान रखना है। तो बी एच का अर्थ है भाई साहब हटना है क्या, भाई साहब हटना है क्या। चलिए आगे देखते हैं। धारा अध्याय 5, अध्याय 5 में देखो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्रारंभिक शिक्षा का क्या है, पाठ्यक्रम है। इसमें कुल 2 ही धाराएं हैं, एक तो 29 नंबर धारा है और एक 30 नंबर। 29 नंबर धारा तो पाठ्यक्रम से संबंधित है। देखो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया है। अब इसको कैसे याद करें गुरुजी आप बताओ। अरे भाई कुछ याद नहीं करना। देखो पाठ्यक्रम को हम क्या बोलते हैं, पहले यहां देखो बी आई, ठीक है। बाय द वे पाठ्यक्रम हमें पूरा करना है, बाई ऐसे याद रखो, बाई, ठीक है। बाई का मतलब पाठ्यक्रम, ठीक है। और बायोमेट्रिक ऐसे याद रख सकते हो, बायोमेट्रिक का मतलब मूल्यांकन होता है, ऐसे याद रखना। ट्रिक बनानी पड़ेगी इनकी। तो देखो 29 में है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। पाठ्यक्रम का निर्धारण राजस्थान में RSCRT करेगी और केंद्र में NCERT करेगी, ठीक है। और उनका मुख्य उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास होगा, बालक के ज्ञान, अंतर शक्ति, योग्यता का निर्माण करना है। बालक अनुकूल और बाल केंद्रित क्रियाकलापों, प्रकृति और खोज द्वारा शिक्षक इनका निर्माण करेगा। हाँ जी, तो बताओ भाई ये 29 नंबर याद हुई कि नहीं हुई। 29 नंबर का अर्थ है BI, BI का मतलब बाय द वे आपको पाठ्यक्रम तो पूरा करवाना ही पड़ेगा और उनका मूल्यांकन प्रक्रिया भी करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा 29 में ये बात की गई है। अब आ जाएगा 30। चलो मैं आगे करवा देता हूं, यहाँ तो है नहीं जगह, चलिए स्पेस है नहीं अपने पास, तो देख लेते हैं आगे। अगर फाइल खुल जाती है, इस फाइल में करप्शन आ गया था, फिर भी अगर देखते हैं इसमें खुल रही है कि नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, अपन करेंगे इनको। तो 1 मिनट के लिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं, क्लीन, और 2 नंबर भी हमने कर दिया क्लीन। अब अपने पास आ गया 1 नंबर। तो हम धारा 30 की बात कर रहे हैं। धारा 30 में क्या कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा। धारा 30 में परीक्षा के प्रमाण पत्र की बात की गई है, तो ध्यान रखेंगे परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। कैसे गुरुजी इसको कैसे याद रखें,
तो कुछ याद नहीं रखना। ये कितने नंबर पे है, सी, और ये ओ का ओ याद रख लो, ओ कितने नंबर पे है, ओ का ओ याद रखें आप। तो इससे याद रखो सीओ, सीओ का अर्थ है करेक्टर सर्टिफिकेट, ऐसे याद रख लो। करेक्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का मतलब प्रमाण पत्र होता है, बस इससे याद रखा जाएगा इसको। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। तो देखो परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र की बात यहां पर की गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप इसको डिलीट करेंगे, आप लिख लीजिएगा, इसको साथ साथ लिख लीजिएगा भाई। तो इसमें आपने लिखना है किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यानी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ऐसा कौन सी धारा में कहा गया है, धारा 30 में कहा गया है। ठीक है, और दूसरी बात करें इसी में, तो इसमें कहा गया है प्रत्येक बालक को जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली है, जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली है, उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड जो होता है ना, वो विद्यालय जारी करता है, विद्यालय देता है, दिया जाएगा। ये धारा थी आपकी कौन सी, धारा 30। धारा 30 में ये बात की गई थी। ठीक है जी, धारा 30 में ये बात की गई थी। अब अपने पास अध्याय आता है आगे वाला, अध्याय 6, और 6 में मैंने आपको बताया था बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है, इनके लिए आयोग वगैरह बनाए गए हैं। कौन सी धारा में, अध्याय 6 में। ठीक है, अध्याय 6 में ये बात की गई है। तो इसमें धाराएं कितनी हैं, तो देख लो धारा कितनी है इसमें। धारा है इसमें 31 से 34। ठीक है, अब सबसे पहले अपन 31 को देखेंगे। धारा 31, कुछ नहीं अपने पास, तो वही ट्रिक है, कुछ नहीं करना। पहले इसको लिख लेता हूं, फिर समझा देता हूं, ट्रिक से याद रह जाएगा। बालक के शिक्षा के अधिकार, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। ठीक है, कैसे याद रखें गुरुजी, तो कहां दिक्कत आ रही है भाई, ये देखो सी और ये रहा ए। ठीक है, सी ए, तो यानी ये सी का अर्थ हम लेंगे सेंटर, ट्रिक से याद रख सकते हो आप ऐसे, सेंटर, और ए से याद रखेंगे आयोग। ये लो सेंटर आयोग,
यानी धारा 31 में किसकी बात की गई है कि बच्चों के संरक्षण के लिए सेंटर क्या करेगा, बाल संरक्षण के लिए आयोग बनाएगा और राज्य में भी आयोग का निर्माण करेगा। तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं यहां पे राष्ट्रीय बाल अधिकार, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ठीक है, के अनुसार राष्ट्रीय या राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग इसे मॉनिटर करेगा, पहली बात तो ये है, ठीक है। ट्रिक से याद रखो बेटा, सेंटर आयोग, CA का मतलब सेंटर आयोग, बस इतना याद रखो, सब याद रह जाएगा। फिर दूसरी बात करें इसी में, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार संबंधी लिख देते हैं, अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करेगा, बस जांच करेगा। ये लो 31 में सिर्फ आपको सिर्फ छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हो, CA मतलब सेंटर आयोग, ओके। आयोग का निर्माण किया जाएगा, बालकों के संरक्षण के लिए कोई भी है उनका हनन हो रहा है तो फिर वो यहां शरण ले सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद की बात करेंगे, धारा 32। धारा 32 में कही गई है शिकायतों को दूर करना, शिकायतों को दूर करना, शिकायतों को क्या करना है, दूर करना है। अब वैसे बना लो इसको, ये C है और ये B है, ठीक है, क्या करना है, दूर करना है। अब ऐसे याद रखना है, C से याद रखना है, C से शिकायत, C से याद रखेंगे शिकायत और B से याद रखेंगे बाधा, एक ही बात है, शिकायत कह दे या बाधा कह दे, इनको क्या करना है, दूर करना है। ये ट्रिक बनानी आपके हाथ में, आप किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है ना। ट्रिक कौन बनाएगा, खुद बनाया करो ताकि याद रहे, ओके। तो इसमें आप लिखेंगे किसी बालक को किसी बालक के अधिकार के संबंध अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, शिकायत है आधिकारिकता
जो अधिकार रखता है, रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी में कौन आ जाएगा? एसएमसी को लिखित में शिकायत करेगा, कर सकेगा। ओके, जिसका निपटारा 3 माह के भीतर होगा, जिसका निपटारा 3 माह की अवधि के भीतर होगा। ये बात धारा 32 में की गई है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, अगर प्रार्थी संतुष्ट नहीं है, यानी कोई भी निर्णय दिया एसएमसी ने उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो वह राज्य बालक संरक्षण आयोग की शरण ले सकता है। संरक्षण आयोग की शरण ले सकता है, यानी वहां अपील कर सकता है वो। ठीक है, शरण का अर्थ है अपील। ओके, ये धारा आपकी कौन सी हो गई? 32 हो गई। फिर आपकी आएगी धारा 33। बहुत इजी है 33, और यही पेपर में पूछी गई है। 2 बार क्या आ रहा है? सीसी आ रहा है, और 2 बार सीसी आ रहा है, मतलब है सेंटर काउंसिल। ऐसे याद रखो, सेंटर काउंसिल। और सेंटर काउंसिल क्या होती है भाई? समिति होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। कौन सी धारा में बताया गया है? धारा 33 में बताया गया है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है, तो इसमें 2 बार सीसी आ रहा है। सीसी का अर्थ आप ऐसे याद रख सकते हो, सेंटर है काउंसिल। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है थोड़ा सा, इसमें सदस्य पूछ सकता है आपको, सदस्य कितने होंगे। ठीक है, तो इसमें सदस्यों की बात करें, जिसमें 15 सदस्य होंगे। कितने? 15। तो ये बताने की जरूरत नहीं रही है। अब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कौन सी धारा में है? 33 में है, और इसमें 15 सदस्य रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये किसको सलाह देगी? जब राष्ट्रीय है तो केंद्र को देगी। और इसके जैसा ही सेम का सेम धारा 34 में है। कौन सी में? धारा 34 में। यहां तो राष्ट्रीय है, यहां राज्य कर दो, बस इतना ही याद रखना है। राज्य सलाहकार परिषद का गठन। सेम का सेम ही है। सेंटर में केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय है, तो राज्य सरकार के लिए फिर कौन सी हो जाएगी? राज्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखें? सी और डी ऐसे याद रख सकते हो। सी का अर्थ हो जाएगा सलाहकार, ऐसे याद करो इसको, सलाहकार। और डी का अर्थ होगा डिवाइडेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, डिवाइडेशन। ट्रिक क्या है? ये तो वैसे ही आपको याद करने के लिए बताइए आपको, यानी ऐसे याद रख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट से क्या बनते हैं? राज्य बनता है।
तो इसमें भी अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ये आपको पूछेगा। तो इसमें भी अधिकतम कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे, सेम ही है। तो देखो बालकों के संरक्षण के अधिकार की बात करें तो ये भाग था बालकों के संरक्षण का, ये दोनों चीज आपसे पूछ सकता है। केंद्र सरकार किससे सलाह लेगी, तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन 33 में किया गया है जिसमें 15 सदस्य होंगे। और राज्य में राज्य सरकार किससे सलाह मांगेगी बालकों के संरक्षण के लिए, तो ध्यान रखिएगा राज्य सलाहकार परिषद का गठन कौन सी धारा में किया गया है, 34 में किया गया है। ठीक है जी, यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। और ये सब चीजें अधिसूचना के द्वारा गठित की जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट अपन देखते हैं, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ठीक है जी, आपका अध्याय आएगा 7वां, लास्ट अध्याय है ये आपका अध्याय 7 और 7 का नाम है प्रकीर्ण। धाराएं कितनी हैं, तो देखो धारा कितनी आ गई इसमें, धारा आ गई 34 मान तक पढ़ ली थी, 35, 36, 37 और 38 और अब एक और जुड़ गई इसमें 39, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन धारा 35 की बात करेंगे। धारा 35 अपने पास तो सारा वैसे ही बनाया हुआ है। तो धारा 35 में बात की गई है निर्देश जारी करने की शक्ति, निर्देश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति, निर्देश जारी करने की शक्ति धारा 35 में बताई गई है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सभी स्वस्थ हैं, ओके भाई। धारा 35 तो क्या है समझा देता हूं। जैसे सॉरी इसका ऐसे याद रखोगे, सीई ऐसे याद रखो। ठीक है, सीई का मतलब है, सी से याद रखना है सेंटर और ई का रखना है स्थानीय, स्थानीय प्राधिकारी। एक क्रम रहता है, ये सबको पता है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये ट्रिक है आपकी। कैसे देखो समझाते हैं आपको। इसमें सबसे पहले अगर बात करें केंद्र सरकार, केंद्र सरकार किसको आदेश देगी भाई, केंद्र सरकार किसको आदेश देगी, ध्यान रखिएगा वो देगी राज्य सरकार को। ठीक है, राज्य सरकार फिर अपना आदेश किस पे देगी, स्थानीय सरकार, किसको देगी, स्थानीय सरकार को। ओके, स्थानीय सरकार, और स्थानीय सरकार का अर्थ है स्थानीय प्राधिकारियों को आदेश मिलता है, स्थानीय प्राधिकारियों। ये क्रम रहता है कि ऊपर जो मेन है प्राधिकारी, ठीक है, को क्या मिलते हैं, को निर्देश मिलते हैं किस चीज के, कि आरटी को अपने क्षेत्र के आसपास लागू किया जाए, निर्देश किस चीज के, आरटी को लागू करें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये धारा 35 में क्या है, किस चीज का दूं, अब मुझे क्या पता किस चीज का उत्तर मांग रहे हो भाई, बीच क्लास में आप आते हो, बाद में समझ में आता नहीं क्या करवा रहे हो सर, तो टाइम पे आया करो बेटा। धारा 36, धारा 36 और 36 का क्या रहता है, हमेशा आंकड़ा रहता है, तो इसमें है अभियोजन, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3-4 धाराएं हैं, वो इंक्लूड हो जाएंगी, तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना है। अब देखो CF ऐसे याद रख सकते हो, C से याद रख लो क्राइम और F से याद रख लो FIR, यानी आप किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं और किन किन धाराओं के खिलाफ करवा सकते हैं। अब आपको धाराएं याद होनी चाहिए, उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जैसे अगर बात करें धारा 13(2), ठीक है, कौन सी, 13(2). फिर अगर बात करें 18(5), अब ये मैंने पीछे करवा दिया आपको,
ठीक है, और 19(5), ठीक है, के अधीन के अधीन दंडनीय अपराधों की कार्रवाई करने से पूर्व सक्षम अधिकारी, यानी उसके ऊपर जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी से अनुमति ली जाए। कैसे, मैं समझाऊंगा अभी आपको। सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति ली जाएगी। जैसे आपने किसी अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, जैसे अगर बात करें 13 में कोई टेस्ट ले लिया या फीस ले ली, तो उसके खिलाफ आपने कंप्लेन करनी है। 18 की बात करें, विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है। 19 की बात करें, मानक निर्धारित नहीं है। तो ये चीजें अगर नहीं है तो आपके बच्चे, आप एक अभिभावक हैं, आपने कंप्लेन की, कहां करेंगे? आप कोई कंप्लेन करने जा रहे हैं, उससे पहले उसका जो समक्ष अधिकारी है, जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल है, तो उसको सूचना देंगे कि भाई आपका अध्यापक ने ये बर्ताव किया, आपने समस्या का सोल्व आउट नहीं किया, तो हम फिर आगे जा रहे हैं। फिर आगे आप बीओ को सूचित करेंगे, बीओ के बाद आप डीओ को सूचित करेंगे, सीओ को सूचित करेंगे, फिर आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही धाराएं हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये धारा 36 में बात की गई है। ओके, याद रह जाएगा आपको, धारा 36 में ये बात की गई है। ठीक है कुछ धारा 37, और धारा 37 में बात की गई है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। कार्रवाई के लिए संरक्षण कुछ नहीं है, सोल्ट ट्रिक छोटी सी बना लो, सीजी। क्या है सोल्ट ट्रिक? है सीजी। कैसे गुरुजी, हमारे समझ में कौन है जी? चलो, और देखो सी और जी बन गयो नहीं, इंगो मतलब हो गयो, सी को हो गयो कोल्ट और जी का अर्थ हो गया गो। यानी आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, परंतु कब? जब आपकी कोई सुने नहीं तब। तो इसमें आप लिखेंगे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, आदेश, या आदेश के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक गुड फेथ जिसे बोलते हैं, अच्छी तरह से आपके साथ बिहेव करना, गुड फेथ, ठीक है, की गई किसी बात के संबंध में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्रवाई
कार्यवाही केंद्र सरकार कोमा राज्य सरकार कोमा राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, संरक्षण आयोग स्थानीय प्राधिकारी बीडीओ पीपीओ सीओ ये सब, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी की बात कर रहा है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। यानी आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनके लिए। आप कहेंगे तो हम तो कोर्ट में जाएंगे गुरुजी मारो हनन कर दियो जी, ऐसा नहीं है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आज के लिए इतना ही है ना। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है एक दृष्टि देख लेते हैं और उसके बाद में फिर अपन बाकी कल की क्लास में अपन पढ़ लेंगे। चलो देख लेते हैं भाई क्या पढ़ा आज की क्लास में। हमने सबसे पहले धारा 25 को पढ़ा। 1 मिनट में एक साइड में हो जाऊंगा, आप अंतिम में इसको रोक के आराम से लिख लीजिएगा। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था आज की क्लास में। फिर हमने ये पढ़ा, धारा 25 ही चल रही है, इसको पढ़ा। फिर ये पढ़ा हमने फिर हमने धारा 27 पढ़ी, 28 पढ़ी। फिर 5वां अध्याय हमने शुरू किया। ये 5वें की कुछ चीजें आप नोट कर लेंगे, ये रह गई थी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो, बालक को समझने की शक्ति, इसके उपयोग करने की योग्यता का व्यापक एवं सतत मूल्यांकन हो, बालक को भय अभिघात चिंता मुक्त बनाना, बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना। यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है गुरु जी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा भाई? उसके बाद में हमने आज ये पढ़ा, सबसे पहले हमने इस धारा के बारे में पढ़ा। धारा 30 के बारे में पढ़ा था। ये धारा 30 है, इसको नोट कर लेंगे आप। फिर 6 नंबर वाली साथ साथ आप लिख ली थी आपने, ये लिख लेंगे। ये आपका हो गया इसका। नेक्स्ट 2 नंबर में हमने ये पढ़ा, 32 नंबर धारा को पढ़ा। फिर 33 और 34 नंबर को पढ़ा। फिर 35 नंबर को पढ़ा हमने, 7वें अध्याय को शुरू किया।
इसको नोट कर लेंगे। 36 नंबर तक हमने पढ़ लिया। और फिर अंतिम में हमने आज पढ़ा 37 नंबर, तो इसको आप नोट कर लेंगे। बाकी जो रह गई है 38 नंबर 39 नंबर धाराएं वो कल पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल 2011 भी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।